नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के भी कई प्रदेशों में परिचय की मोहताज नहीं है। जी हां, हमारे साथ मौजूद है पारस जी सकलेचा साहब, जिन्होंने अपनी शख्सियत की बुलंदी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज ये हर बच्चे, हर वर्ग, हर व्यक्ति तक अपनी एक पहचान रखते हैं। पारस जी सकलेचा वे इंसान हैं जो व्यापम जैसे महाघोटाले के व्हीसल ब्रोकर अर्थात उसके मुखबिर बने थे। पूरे प्रदेश में चर्चित हुआ था मामला। इन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। एक साथ इनके बारे में एक तथ्य यह भी है कि ये एक ऐसे व्यक्ति है जो निर्दलीय रतलाम से महापौर बने, निर्दलीय विधायक बने। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों को दरकिनार कर इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में की थी। इन्होंने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे दिग्गज नेता हिम्मत कोठारी को भी हार का मजा चखाया था। हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज ज़रूर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन साथ में इन्होंने युवाम जैसी एक लोकप्रिय संस्था के माध्यम से हजारों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का भविष्य स्वर्णिम बना दिया है। यहाँ बताना यह भी उचित होगा कि ये जब राजनीति में आए थे उसके पूर्व ये स्टेट बैंक में क्लर्क थे। युवाओं की पहचान लेकर साथ में चले थे। युवाओं की मांग पर, लोगों की मांग पर लोगों ने इन्हें महापौर बनाया था। हम जानते हैं इनसे कि किस प्रकार इन्होंने युवाम जैसी संस्था से आम जनों और प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण किया। नमस्कार सकलेचा साहब। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने युवाम जैसी संस्था का निर्माण कर, क्या मन में ऐसा ख्याल आया था जो उसका निर्माण करना पड़ा? ये देखिए, जब मेरी बैंक में नौकरी लगी तो कई बच्चे मेरे से राय लेने लगे कि आपने परीक्षा कैसे पास की, कंपटीशन की। तो जब मैं बताने लगा तो धीरे धीरे वो बताना पढ़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो फिर हमने एक संस्था बना के, युवाम नामक संस्था बना के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त हमने नहीं सोचा कि संस्था बहुत बड़ी हो गई। हमने कहा चलो एक थोड़ा बहुत अपन काम करते हैं। पर धीरे धीरे जब संस्था के अच्छे परिणाम आने लगे तो संस्था चारों तरफ फैल गई। आज हमारी संस्था 10 राज्यों के 200 अधिक शहरों में चलती है और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारी कक्षा से अभी सिलेक्ट हो चुके हैं। हमें रतलाम में एक दानदाता अनोखीलाल जी कटारिया ने अभी 2 बीघा ज़मीन भी दान की है और वहाँ पर हम एक युवाम संकुल बनाने जा रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट की कास्ट 27 करोड़ रुपया है। और विद्यार्थियों ने अपने स्तर पे अभी 1 महीने में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा भी कर लिया है। तो अब युवाम को आगे और बड़ा विस्तार करने वाले हैं। आप युवाम जैसी संस्था निर्मित करने से पहले राजनीति में भी आए थे। राजनीति में किस लक्ष्य को लेकर आए थे? क्या कारण रहा राजनीति में आने का? नहीं, देखिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा में अगर हमें किसी के खिलाफ लड़ना है या कोई नया कार्य जन कल्याण का करना है तो हमारे देश की जो संवैधानिक परंपरा है उसमें बिना राजनीति के उसका ज़्यादा लंबा प्रभाव नहीं होता और रिजल्ट भी नहीं आता। और हम ये मानते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए और हम इस बात का हमेशा प्रचार प्रसार भी करते हैं और इसी से हम प्रेरित होकर हमने राजनीति में किया। और मैं सोचता हूँ कि राजनीति में आना अच्छा रहा। जो काम मैं बाहर रह के नहीं कर सकता था वो राजनीति में आके किए। व्यापम का घोटाला उजागर किया तो आज देखिए पूरे देश में उसका नाम है। और पीएमटी बंद हुई, नीट चालू हुई, ये सब हमारी पिटीशन के कारण जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई हमने। ठीक है, सज़ा किसी को मिलेगी वो मिलेगी, वो चलेगा घोटाले की। आज तो ठीक आप चलते भाई, जैसे कि अपनी चाल है कानून की तो। लेकिन आप देखिए कि परीक्षा में सुधार तो हो गया ना। अब परीक्षा में घोटाले बंद हो गए, ये जो ऊपरी से अंदर से एडजस्टमेंट करने बंद हो गए। फिर एक ड्रग ट्रायल्स का मुद्दा उठाया। तो पहली बार मैंने जब विधानसभा में ड्रग ट्रायल्स का मुद्दा उठाया, पवन जी, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री तक पूछ तक जाता ये है क्या लफड़ा हमारे समझ में। तो मैंने उनको समझाया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपनी दवाओं का यहाँ पर हमारे यहाँ के मरीजों पर प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट, और उसमें अपने 3,500 मरीज मर चुके हैं। तब जाके तब मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर बना और तब जाके ये उजागर हुआ कि ड्रग ट्रायल्स पे और सेरोगेटेड मदर में इस देश में कोई कानून ही नहीं है। प्रदेश में ही नहीं, देश में कोई कानून नहीं है। तब जाके हमने उसको लड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं को सज़ा दिलवाई और वो बंद कराया। तब सरकार ने हमारी इस पूरी मुहिम के बाद ड्रग ट्रायल्स बंद किया, सेरोगेटेड बदल वाला कानून बंद किया। और अब जाके 2 साल पहले जब सुषमा जी थे तब उन्होंने सेरोगेटेड बदल का कानून बनाया और उसके 1 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने ड्रग ट्रायल्स का कानून बनाया। तो हमने वहाँ तक लड़े
क्योंकि शेयरों की रेट बदल थी तो कोख ले लेते किराए से, उसको 5,000 देते, 10,000 देते, वो मर जाती तो उसको कुछ भी नहीं देते, और वो बच्चा पैदा होता विदेशों में दे देते विदेशी लोगों को। तो हमने खूब लड़ाई लड़ी। अब वो सारा कानून हो गया कड़क, अब कठोर कानून हो गया है। आप कोई ज़्यादा कोख किराए से ले नहीं सकते, अपने रिलेटिव की कोख ले सकते हैं, और ड्रग ट्रायल तो मुश्किल। आप देखिए ना, हमारी उस लड़ाई का परिणाम है कि आज देश में कोरोना जैसी दवा का भी प्रयोग करने में पसीना आ रहा है, क्योंकि हम आदमी को जानवर की तरह उपयोग करने नहीं देंगे लोगों को। आप मल्टीनेशनल लोग हो, बड़े लोग हो, पर ऐसा थोड़ी है कि आप हमारे हिंद देश के नागरिकों को, गरीब नागरिकों को जानवर समझो, उन पर कुछ भी दवा का प्रयोग करके उनको मार डालो और पैसा एक भी नहीं दो। तो ये हमने किया, और भी कई लड़ाई लड़ी हमने। किसान गोली कांड की लड़ाई मैंने लड़ी, हाई कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ। जो मंदसौर गोली कांड हुआ वो लड़ाई लड़ी, और हमने सारे इस किसान गोली कांड को नेशनल लेवल पे ले जाने का काम भी मैंने किया। योगेंद्र यादव जी है, मेघा पाटकर जी है, स्वामी अग्निवेश जी है, सुनीलम साहब है, इन सबको मैंने 2-2 बार बुलाया अपने स्तर पर, और फिर हमने जाके वहाँ लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना के राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को हमने शुरू किया। तो ऐसे कई काम हमने किए। ये काम मैं बाहर रह के नहीं कर सकता था, मैं युवाओं पढ़ा के बच्चों को लगा सकता था बाहर रह के, पर अंदर वाली बेईमानी को, भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकता था मैं। तो मेरा भी सभी बुद्धिजीवियों से यही कहना है, देखिए राजनीति में बुद्धिजीवियों के लिए बहुत स्थान है, बड़ा गैप है। बुद्धिजीवी घबराते हैं, पर घबराने से कोई बात नहीं। अगर वे ठान कर थोड़ा सा राजनीति में प्रवेश करें तो वो बहुत कुछ जो सोचते हैं उसको कर सकते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत या तो कांग्रेस से जुड़कर करता है या भाजपा से जुड़कर करता है, लेकिन आपने आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय रूप में की, बाद में कांग्रेस का दामन थामा। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, निर्दलीय इसलिए क्योंकि अब जब शुरू में आप एंट्री करोगे तो आपको कौन मौका देगा कि आप महापौर का चुनाव लड़ लो, विधायक का चुनाव लड़ लो। चलो देखो, राजनीति हो या व्यापार हो, दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है, और उगते सूरज को सभी नमस्ते करते हैं। तो इसलिए हम लोग किया, और कांग्रेस में हम आए बाद में। तो व्यापम घोटाले के अंदर जब कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, हमारी मीटिंग हुई कपिल सिब्बल साहब के साथ में, तनखा जी के साथ में, आदरणीय कमलनाथ जी जब दिल्ली में थे तब उनकी हमारी मीटिंग हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब थे कांग्रेस में दिल्ली में, उनके मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप सारे विसल ब्लोअर हमारे साथ आइए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तब जाके हमने कांग्रेस के साथ हुए कि कांग्रेस हमारी लड़ाई में ताकत मिलेगी हमको भी व्यापम कर, क्योंकि बड़ी लड़ी है। हम भी समझते, देखिए हम हमारे लेवल पे कर रहे हैं, पर हमको ये तो पता ना कि हमारी हैसियत कहाँ तक की है, तो हमको पता है। तो एक दल की हैसियत तो बड़ी होती है, एक राष्ट्रीय दल होते, तो इसलिए हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बाद में कांग्रेस में आए, और अभी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आप प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं, आम जो सरकार रहती है उस पर भी करारा प्रहार करते हैं, क्या आपको कोई खतरा नहीं लगता इनसे? नहीं, खतरा तो रहता ही है साहब। मेरे पे 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, 2 बार मेरी गाड़ी को बहुत बुरी तरह से भिड़ाया गया है, और मैं बाल बाल बचा, गिरते गिरते खाई में गिरते गिरते हमारी गाड़ी लटक गई, बचे हम। तो ये सब खतरे तो रहते हैं, पर देखिए अब खतरा से खेलना तो एक शौक भी होता है। आप जब युवा में शुरू की, इसका मतलब कि हम कुछ नया करने के तो मूड में रहते हैं, और जोखिम भरा नया करना तो हर लोगों का एक स्वभाव होता है। तो खतरे से खेल रहे हैं, और खतरों के, मैंने ड्रग ट्रायल्स का जो घोटाला किया उसमें भी हमारे पास में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो दवा माफिया, उन्होंने बहुत हमारे खिलाफ काम किया है, और बहुत ही, चलिए जो कहानी है वो अपनी जगह है, तो फेस करना पड़ता है, उसको फेस करते हैं मानसिक रूप से। आज जहां बच्चे आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था है, बच्चों को लूटने का प्रयास कर रही है, बच्चों पे डिप्रेशन, परिवार पे आर्थिक दबाव आता है, वहीं युवाम जैसी संस्था चलाकर आप न्यूनतम शैक्षणिक शुल्क ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों मन में अनुभव आया आपके? देखिए, अनुभव के, मैं भी बहुत एक गरीब परिवार से था, और जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, और जब लोग वैसे पूछने आने लगे, तो मेरे मन में एक पीड़ा थी जो जागृत हुई कि अगर मुझे ढंग से उस वक्त, मेरे समय मुझे ढंग से कोई सलाह मिलती तो मैं बैंक में क्लर्क की जगह और आगे जा सकता था। तब मेरे मन में पीड़ा हुई कि कई बच्चे प्रतिभाशाली है, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो वे अपनी योग्यता का सही लाभ नहीं ले पाते, और उनको लाभ नहीं मिलता तो उनका परिवार को भी नुकसान होता है सब। क्योंकि एक बच्चे की जब नौकरी लगती है, तो हम अक्सर युवा में कहते हैं कि एक बच्चे की नौकरी 3 पीढ़ी सुधारती है। एक तो उसके माँ बाप का बूढ़ापा, एक उसका खुद का जीवन, और एक उसके होने वाले बच्चों का जीवन। क्योंकि जो जैसा कमाएगा वैसा बच्चे को पढ़ाएगा, वैसा रोजगार दिलाएगा, वैसा उसको कोचिंग दिलवाएगा। तो हम 3 पीढ़ी को सुधारते। तो हमने फिर यही सोचा कि अब हमें एक बार कोचिंग लगाना चाहिए। तो उस टाइम हमने कोचिंग शुरू की, तो ये नहीं सोचा बड़ा स्वरूप होगा। हमारा मतलब सत्ता का युवा सृजन और राष्ट्र निर्माण हमारा उद्देश्य है, कि जब तक हम युवाओं का सृजन नहीं करेंगे,
उन्हें रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य में नहीं लगाएंगे, तब तक हम राष्ट्र के निर्माण को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यही सोच के हमने लगाया, और कि हमारे मन में एक दर्द था जो हमने भोगा था कि घायल की गति घायल जाने जो बिन घायल होए, तो उसी दर्द को दूर करने के लिए हमने क्लास लगा सकी। लेकिन आज कोचिंग संस्थान बहुत मोटी रकम वसूल रहे हैं, दूसरे कोचिंग संस्थान, उसको उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? बुद्धिजीवी ये समाज तो अब देखिए कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो सरकार अधिकारी से मिल के चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 8 महीने पहले एक पिटीशन के अंदर ये बयान दिया कि कोचिंग क्लास की लूट को हम आँख मूंद कर नहीं देख सकते। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी, हम भी लगे हैं, लेकिन ये क्या है कि षड्यंत्र, जैसे कि पीएमटी परीक्षा, तो अब उसकी जगह नीट हो गई, फिर पहले पीईटी थी, अब उसकी जगह जी हो गई। तो ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा का पेपर स्वरूप सब ऐसा रखते हैं कि लोगों को, बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी हो जाए, और ये बिल्कुल विधिवत प्लान होता है इनका माफिया का, और नीट और जी लेने वालों के बीच में और सरकार के बीच में एक षड्यंत्र होता है। ये सारे उसका एक बिना उतना रूप है लूटने का। भाई हम तो कई बार कहते हैं कि जब आपकी सीबीएसई बोर्ड है, बोर्ड में आप ढंग से आप बोर्ड के परसेंटेज से आप एडमिशन क्यों नहीं देते? चलिए आप उससे नहीं दे तो आप जो पेपर तय करते हैं वो पेपर ऐसा बनाए कि जो पढ़ाया गया। आप नीट और जी का पेपर जो आता है, आप पवन जी मानेंगे नहीं, 90% उससे प्रश्न ऐसे तो जो बच्चे 12वीं तक पढ़ते ही नहीं है, तो उनको कोचिंग करना जरूरी है। षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी रूट। आप देखो ना, अखबारों में सब पे कोचिंग क्लास के विज्ञापन से बढ़ा है। एक इंडस्ट्री वाले को छोटा से कॉलम का विज्ञापन देने में पसीना आ रहा इस कोरोना काल में, और इस कोरोना काल में कोचिंग क्लास वाले 4 दिन तक रोज 2-2 पेज के विज्ञापन फ्रंट पे दे रहे हैं। अखबारों की हालत हो गई कि अखबार के पास जगह ही नहीं बची ऐसे हो गई। तो सब पैसा कहाँ से ला रहे? हमसे ले रहे, बच्चों से ले रहे। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि बच्चों बहुत डिप्रेशन आ जाता है उससे। एक बाप अपने बच्चे को कोचिंग कराने में 5 लाख 10 लाख खर्च करता है, बच्चे का 1 साल 2 साल का ड्रॉप कराते हैं, और उसके बाद में उसका चयन नहीं होता, तो इतना डिप्रेशन में चल जाता। मैं तो इससे हज़ारों केस मेरे पास आ रहे हैं कि बेचारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता। पर अब सरकार कब इसके लिए करेगी कार्रवाई? हम हमारे स्तर पर तो कर रहे, पर हम कितने लोग करके हम कितनों का कर सकते हैं? हम पीएमटी भी लगाएंगे, पीईटी भी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं हम, पर हम कितना कर सकते हैं? भाई हमारी भी एक सीमा है ना। तो अब ये जो है, अब आखिर कभी ना कभी, पर ये हम लगे हुए हैं इस काम में, कैसे भी करके कोर्ट के माध्यम से राय लेके, क्योंकि सरकार से तो हमें उम्मीद नहीं है, कोर्ट से हम राय लेके उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ राहत मिलेगी और इन पे अंकुश लगाने में हम सफल होंगे, ये हम सोच रहे हैं। और इसके हमारा अगला टारगेट है ये कोचिंग क्लास और ये जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट, ये दो हम जितना आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं कोर्ट से हम राय लेके उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ राहत मिलेगी और इन पे अंकुश लगाने में हम सफल होंगे, ये हम सोच रहे हैं। और इसके हमारा अगला टारगेट है ये कोचिंग क्लास और ये जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट, ये दो हम जितना आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं अखिल भारतीय आरटीआई कार्यकर्ता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा अगला टारगेट ये है कि इन दोनों पे कैसे अंकुश लगाया जाए इस देश की कानून के अंतर्गत, क्योंकि हम देश के बाहर तो जा नहीं सकते ना कानून के बाहर। अगर कानून उनको भी छूट देता है तो कानून हमको भी अधिकार देता है कि हम उनकी छूट के दुरुपयोग का विरोध करें। तो हम उसके लिए लगे हुए हैं और हमारे सारे एक्टिविस्ट इसमें एक्टिव हैं। देश की प्रतिष्ठित सेवा होती है सिविल सेवा, जिसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग परीक्षा करवाता है। उस परीक्षा को तैयारी करने में युवा किस प्रकार से अगर तैयारी करे तो अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? आपको काफ़ी अनुभव है इस चीज़ का। जी बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो यूपीएससी और पीएससी दो परीक्षा है, ये स्टेट सेंटर और स्टेट के खास एग्जीक्यूटिव बॉडी को सिलेक्ट करती है। दोनों परीक्षा है। अगर किसी बच्चे का ये टारगेट है कि वो ये करे, पीएससी और यूपीएससी करना चाहे, तो उससे ये हमें ये प्लानिंग आफ्टर 10th ही करना पड़ेगी, 10वीं के बाद। क्योंकि 10वीं के बाद हम जब वो विषय चुनते हैं, मतलब वो हमारा ब्रांड हो गया। अब मैंने मान लो मैथ्स चुना, पीसीएम, तो हो गया कि मेरे लिए इंजीनियरिंग वाली लाइन हो गई। मैंने बायो चुना तो मेरे लिए डॉक्टर वाली लाइन हो गई। मैंने कॉमर्स चुना तो मेरे सीए लाइन हो गई। या साइंस के बच्चे आ सकते हो, बात नहीं, पर एक जनरली वहाँ से ब्रांड डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब यदि मुझे पीएससी और यूपीएससी में जाना, तो मुझे 10th के बाद 11th में ये विषय चुनना एक, और आफ्टर 12th मुझे
कॉलेज एजुकेशन पे ध्यान देने के साथ साथ अपने जो मैंने आगे करियर चुना उसके लिए भी प्रारंभ से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो कोचिंग क्लास वाले ड्रामा करते थे बेकार है। नीट में, जी में, पीएससी में और यूपीएससी में 50% से ज़्यादा बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जो कोचिंग अटेंड ही नहीं करते। पर क्या है कि ये इनके आभा मंडल और ये इनका प्रचार प्रसार, इससे ये जो मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, 80% 70% वाले 60%, उनको ये बरगला के अपनी तरफ खींच लेते हैं। पर जो बहुत टॉपर लड़के होते तो कोचिंग क्लास जाते भी नहीं है। तो ये ऐसा करके हम बच्चों को 10 से चयन करें और 12वीं के बाद कॉलेज एजुकेशन से उसकी तैयारी शुरू कर दें, तो सिलेक्ट हो जाएगा, आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब गारंटेड सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे वो पढ़ने में स्कूल कॉलेज के नंबर में वह चाहे बिल्कुल मिडिल क्लास पे हो, 50% वाला, 60% वाला, 70% वाला। आप पवन जी विश्वास करें, ये आंकड़े बोलते हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, कि पीएससी और यूपीएससी में पास होने वालों में 50% लड़के ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल एजुकेशन में 60% के आसपास होते हैं बस। पर वो प्लानिंग होती है उनकी, समय का सदुपयोग करना, टू दी लाइन काम करना। ऐसा नहीं कि ये भी कर ले वो भी कर ले, इधर भी समय उधर भी लगा ले, उस पर पता लगा कि मिला कुछ भी नहीं, 24 जी 26 जी बनने गए, 2 जी रह गए। वो ऐसे किस्से हो जाते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल है, जहाँ जिधर भीड़ चलती है उधर हमेशा लोग चलते हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो मैदान में उतरे थे, अब भाजपा का एक राष्ट्रवादी माहौल बन चुका है कि भाजपा का पक्ष राष्ट्रवादी है, लेकिन आपने कांग्रेस को क्यों चुन लिया? क्या कारण रहा कि आपने भाजपा को नकार के कांग्रेस को चुना? नहीं देखिए, हम थोड़े से, जिस तरह से हमारे नेचर है कि हम थोड़े से क्रांतिकारी विचार के लोग होते हैं और हम इस तरह से सांप्रदायिकवाद और जातिवाद को पसंद नहीं करते। ये क्षणिक रूप से थोड़ा सा हमको सुकून देता है बरगलाने के लिए, नौजवानों के लिए, कि ये जाति, ये लोग, ये देश इसका, ये देश उसका। पर जब हम एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप गल्फ कंट्री से करोड़ों रुपया इस देश में निवेश करने के लिए लाते हैं, जब रिलायंस वाला अपने पूरे जो उसने खरीद रखा है अपना सी से वो निकालने का पेट्रोल, उसका पूरा ठेका वो गल्फ कंपनी को देता है। तो जब आप उन कंट्री से पैसा लाते तब तो आपको लगता है कि ये लोग इस जात के हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जाते कहते कि हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे देश में इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। और जब यहाँ बरगला के लोगों का भविष्य बर्बाद करते हैं, नौजवानों को बर्बाद, तो हम ऐसी पार्टी को पसंद भी नहीं करते कि जो बहुत, जिसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है कि वो देश को क्या देना चाहती है, उसका मिशन क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द को क्यों नहीं बनाना चाहती, लोगों को लड़ा कर जाति के नाम पे आखिर वो देश का विकास कैसे करेगी। तो ये इसी पार्टी से इसलिए नहीं गए। और जब हमको लगा कि व्यापक घोटाला भी है, तो व्यापक घोटाला करने वाले शिवराज जी थे, हमारे तो प्रमाण थे उसके, तो हमने इसलिए उनके साथ जाना पसंद नहीं किया। बाकी शिवराज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, आज भी मित्र हैं मेरे, पर हम उनके इस काम से नाखुश थे, इसलिए हम कांग्रेस में गए। कांग्रेस हमको राष्ट्रवादी पार्टी लगी, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाली पार्टी लगी, एक थीम लेके चलने वाली पार्टी, कि भाई देश का विकास होगा तो ग्रामीण रूरल इकोनॉमिक्स ऐसी होगी, शहरी इकोनॉमिक्स ऐसी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस लेवल का होगा, जब बनेंगे बड़े बड़े ब्रांच, बड़े बड़े सड़कें बनेगी तो उसके पीछे ये सोच होगी, बड़ी बड़ी टनल्स बनेगी, रोडें बनेगी, तो उसकी सोच। अब इनकी क्या सोच है? ट्रेनों में सुविधा नाम की चीज़ नहीं है और आप बुलेट चला रहे हो, लोगों को जाने के लिए वाहन नहीं है और आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के सपने दिखा रहे हो लोगों को। और 32,000 करोड़ इंदौर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए आपने 32,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। 32,000, 100 करोड़ के नुकसान में आपने रोडवेज बंद कर दी। अब बताओ, जिससे देश के 6 करोड़ गरीब जनता जिस वाहन का उपयोग करती थी, आप उसको बंद कर दिया 100 का, और आप चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने के लिए 32,000 करोड़ रुपया लगा रहे हो, मेट्रो ट्रेन चला रहे हो, स्मार्ट सिटी बना रहे हो, बुलेट। अब ये सरकार मेट्रो सिटी चलाएगी, मेट्रो ट्रेन अपने इंदौर में, भोपाल में। अब कितने का प्रोजेक्ट? तो दोनों को मिलाकर 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब 36,000 करोड़ पैसा कहाँ से लाएगी? लोन लेगी। बराबर, लोन लिया आपने, लोन लिया 0% पे, कितने उससे मतलब नहीं, लोन लिया। अब आप इंस्टॉलमेंट किस में से दोगे? जो हम पैसा दे रहे हैं। तो अब गरीबों के लिए डेवलपमेंट की जगह कम हो गई ना।
जो पैसा डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण रूरल सड़कों पे लगना था, गाँवों में पीने के पानी के शुद्धिकरण पे लगना था, गाँवों में स्वास्थ्य सुविधा के सुधार में लगना था, ग्रामीण बच्चों के शैक्षणिक विकास में लगना था, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति सुधारने में लगना था, उसमें तो पैसा लगेगा नहीं। अब आप पैसा उसमें दोगे, अभी तो आप हमें बरगलाते लोगों को कि हम अब तो कोई पैसा लगे नहीं रहा, सारा पैसा लोन से ले रहे। अरे आप लोन से ले रहे हो तो पर चुकाओगे तो सही ना, चुकाओगे अगले साल जब उसकी किस्त आएगी 30,000 करोड़ की पहली किस्त आएगी तो पैसा कहाँ से लाओगे? वो हमारे बजट में से निकालोगे तो बजट कहाँ का होगा? तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि उनका बिल्कुल सोच नहीं है। क्या आप खुद भी देखो, बुलेट ट्रेन बनाना, ये करना, ये बनाना, ये करना, ये नहीं, ये तो सब्ज बाग दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, संक्षिप्त में उत्तर चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं दल बदल के कारण, कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाएगी? क्या सही था दल बदलना? नहीं, देखिए, दल बदलने की जो प्रक्रिया की गई वो पूरी केंद्र सरकार के इशारे पे गई। आज ही कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था कि अगर गृह मंत्री कहते तो हम 2 महीने में सरकार गिरा देते हैं। और बाद में उनका अभी ये गिरने के बाद बयान आया था कि केंद्र सरकार के, शिवराज जी का बयान था सभा में, सावेर में बोला कि हमने केंद्र सरकार का इशारा होने पर सरकार गिराई। केंद्र सरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विश्वास करती तो वह यह काम नहीं करती। उन्होंने पहले कहा कि हमने नहीं गिरा, ये लोग स्वतः गए, ठीक है, मान लिया, हम पार्टी से नाराज थे, चले गए, होता है, ये होता है। फिर ये जब सरकार गिर गई तो आपने इनको भाजपा ज्वाइन करा दी। चलो, ये तो कोई भी ज्वाइन कर सकता, वो आपका अपना में कोई भी आएगा, स्वागत है। आपने उनको मंत्री बनाया, इसका मतलब साफ लग गया था कि आपकी उनकी सेटिंग थी। नहीं तो आपके यहाँ 6-6 बार के जीते हुए लोग मंत्री नहीं बन रहे, और जो एक बार जीता वो सिर्फ दल बदल के आया और मंत्री बना। इसका मतलब अंदर आपके ना उसके बीच में सेटिंग थी, तभी तो आपने बनाया। आपके पास में 107 विधायक, 107 विधायक, और आपके मंत्री कितने? 18, और ये विधायक कितने? 25, और इनके मंत्री कितने? 14। तो इसका मतलब क्या? साफ सेटिंग थी। तो ये चुनाव हुए और जनता में नाराज़ी है। मैं बदनावर का प्रभारी भी हूँ और मैं सभाएं लेने सीतामऊ साइड एरिया में भी जाता हूँ, और जगह से मुझे आमंत्रण भी है, क्योंकि मैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी रहा लोकसभा में और विधानसभा में। तो मुझे बुलाते सब दूर, मैं सब दूर गया, दूर तो उस कोने तक भी गया हूँ, थेट दमोह तक, चित्रकूट तक, सब दूर प्रचार करने गया हूँ मैं, चित्रकूट तक गया मैं। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस की इस बार 20 के ऊपर सीट तो आएगी, 20 के ऊपर सीट आएगी। देखिए, माहौल तो ऐसा चल रहा है कि हम ये उम्मीद करते कि 25 के आसपास सीटें आ जाए, क्योंकि अंदर करंट चल रहा है, ऐसा करंट जिसको कोई रोक नहीं सकता। पूरी सत्ता लग जाएगी, प्रशासन लग जाएगा, पैसा लग जाएगा पानी की तरह, लेकिन उस करंट को रोक नहीं सकते। क्योंकि मैं तो निर्दलीय लड़के देखा ना, मेरे चुनाव में मैं गृह मंत्री से लड़ा था तो खूब सब बटे थे, पुलिस भी लग गई थी, गुंडे भी लग गए थे, उद्योगपति भी लग गए थे, ठेकेदार भी लग गए थे, सब लग गए थे। उसके बाद 32,000 से हार गए गृह मंत्री जी। तो उस अंडर करंट को मैं जानता हूँ, और मैं उस अंडर करंट की स्टडी करने का मेरे पास क्वालिटी भी है। तो 20 के ऊपर सीटें आएगी। धन्यवाद सकलेचा जी। ये थे हमारे साथ रतलाम के पूर्व विधायक पारस जी सकलेचा, जो पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर एक इतिहास रच चुके थे। देखिए, कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।